पार्ट 1 में हमने डर को पहचाना, उसके रूपों को देखा, उसे एक्नॉलेज करना सीखा। अब पार्ट 2 में हम उससे और गहरे जाएंगे। हम देखेंगे कि यह डर बॉडी में कहाँ रहता है, यह डर जेनरेशनल कैसे होता है, और माँ कुंडलिनी इस फियर को कैसे लेयर बाय लेयर रिलीज करती हैं बॉडी में। फियर का घर बहुत लोग सोचते हैं कि डर सिर्फ माइंड की चीज़ है, सिर्फ थॉट्स की चीज़ है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। डर बॉडी में लाइव करता है, डर बॉडी में स्टोर होता है, डर बॉडी में पैटर्न्स बनाता है जो सालों तक, दशकों तक, कभी कभी पूरी लाइफ तक वहीं रहते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के कंधे हमेशा थोड़े रेज्ड होते हैं, जैसे हमेशा डिफेंड करने के लिए रेडी हों। कुछ लोगों की चेस्ट हमेशा थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड होती है, जैसे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हों। कुछ लोगों का जॉ हमेशा थोड़ा टाइट होता है, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे। कुछ लोगों का पेट हमेशा थोड़ा टेंस होता है, जैसे कोई ब्लो आने वाला हो और वे उसके लिए रेडी हैं। यह सब बॉडी में स्टोर्ड फियर के साइंस हैं। यह सब पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं जो बॉडी ने याद कर लिए हैं और अब ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली कैरी कर रहा है। पीटर लेवाइन ने इसे ट्रॉमा स्टोर्ड इन द बॉडी कहा है। बेसल वान डेर कोल्क ने इसे द बॉडी कीप्स द स्कोर में डिस्क्राइब किया है। लेकिन हमारे एंशंट ऋषिस ने हजारों साल पहले जाना था कि प्राणा और फियर बॉडी में एक साथ रहते हैं, और कुंडलिनी का काम है इस स्टोर्ड फियर को रिलीज करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसम्यूट करना। कुंडलिनी और स्टोर्ड फियर, जब माँ कुंडलिनी जागती हैं, जब वह स्पाइन के थ्रू ऊपर की तरफ ट्रैवल करती हैं, तो वह हर चाकरा पर रुकती है, और हर चाकरा पर जो स्टोर्ड फियर है, जो ओल्ड वुंड है, जो अनप्रोसेस्ड इमोशन है, उसे वह सरफेस पर लाती हैं। यही वह प्रोसेस है जो कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल लगती है। यही वह प्रोसेस है जो कभी कभी डर को और बढ़ाती लगती है। मूलाधारा चाकरा, रूट चाकरा, यहाँ सर्वाइवल का डर स्टोर्ड होता है। क्या मैं सेफ हूँ? क्या मेरे पास इनफ है? क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? जब कुंडलिनी यहाँ काम करती है तो ये फियर्स सरफेस पर आते हैं। फाइनेंशियल एंजाइटी, सिक्योरिटी की क्रेविंग, बिलोंगिंग की नीड, बेसिक सेफ्टी का डाउट। यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन यह रिलीज है, यह हीलिंग है। स्वाधिष्ठाना चाकरा, सैक्रल चाकरा, यहाँ इमोशंस का डर स्टोर्ड होता है। इंटीमेसी का डर, वल्नरेबिलिटी का डर, प्लेजर का गिल्ट, क्रिएटिविटी का सप्रेशन। जब कुंडलिनी यहाँ काम करती है तो पुराने रिलेशनशिप वुंड सरफेस पर आते हैं। शेम आती है, गिल्ट आती है, पुराना ग्रीफ आता है। यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन यह रिलीज है, यह हीलिंग है। मानिपुरा चाकरा, सोलर प्लेक्सस, यहाँ पावर का डर स्टोर्ड होता है। क्या मैं इनफ हूँ? क्या मैं केपेबल हूँ? क्या मुझे जज किया जाएगा? वर्दीनेस का क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस का वुंड, कंट्रोल का ऑब्सेशन। जब कुंडलिनी यहाँ काम करती है तो सेल्फ डाउट सरफेस पर आता है, एंगर सरफेस पर आती है, शर्म सरफेस पर आती है। यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन यह रिलीज है, यह हीलिंग है। अनाहाटा चाकरा, हार्ट चाकरा, यहाँ लव का डर स्टोर्ड होता है। हार्ट ब्रेक का वुंड, अबेंडनमेंट का डर, रिजेक्शन का डर। अगर मैंने लव किया और वह चला गया तो, अगर मैं वल्नरेबल हुआ और उसने हर्ट किया तो। जब कुंडलिनी यहाँ काम करती है तो पुराना ग्रीफ सरफेस पर आता है, पुराना पेन सरफेस पर आता है। वह सब जो हार्ट ने खुद को बचाने के लिए बंद कर लिया था, वह सब खुलने लगता है। यह बहुत रॉ होता है, यह बहुत पेनफुल हो सकता है, लेकिन यह रिलीज है, यह हीलिंग है, यह ओपनिंग है। विशुद्धा चाकरा, थ्रोट चाकरा, यहाँ एक्सप्रेशन का डर स्टोर्ड होता है। क्या मैं जो सोचता हूँ वह कह सकता हूँ? क्या मेरी आवाज़ मैटर करती है? अगर मैंने सच बोला तो क्या होगा? जब कुंडलिनी यहाँ काम करती है तो वह सब सरफेस पर आता है, जो कभी कहा नहीं गया, जो कभी एक्सप्रेस नहीं हुआ,
जो दबा हुआ था, जो सप्रेस किया गया था। कभी कभी लोगों को कुंडलिनी प्रोसेस में अचानक बहुत कुछ बोलने की अर्ज होती है, या बहुत रोने की अर्ज होती है, या चिल्लाने की अर्ज होती है। यह सब थ्रोट चक्रा की हीलिंग है। यह सब वह एक्सप्रेशन है जो सालों से रुका हुआ था, जो फाइनली माँ की परमिशन से बाहर आ रहा है। यह अनकंफर्टेबल है, यह एम्बैरेसिंग लग सकता है, लेकिन यह रिलीज है, यह हीलिंग है, यह फ्रीडम है। अजना चक्रा, थर्ड आई। यहाँ परसेप्शन का डर स्टोर्ड होता है। क्या मैं सच देख सकता हूँ? क्या मेरा जजमेंट सही है? क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए जो मैं फील करता हूँ? इंट्यूशन का सप्रेशन, इनर नोइंग का डाउट, क्लैरिटी का अभाव। जब कुंडलिनी यहाँ काम करती है तो परसेप्शन शार्पन होती है, लेकिन साथ में वह सब भी सरफेस पर आता है। जो आपने देखने से इनकार किया था, जो आपने एक्नॉलेज करने से बचा था, जो आपने नहीं, ऐसा नहीं है कहकर अंदर धकेल दिया था। यह अनकंफर्टेबल है, यह डिसोरिएंटिंग हो सकता है, लेकिन यह रिलीज है, यह क्लैरिटी है, यह हीलिंग है। सहस्रारा चक्रा, क्राउन चक्रा। यह कनेक्शन का डर स्टोर्ड होता है। क्या मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ? क्या मैं लव्ड हूँ? क्या मेरा एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल है? सेपरेशन का वुंड, आइसोलेशन का पेन, बिलोंगिंग का डीपेस्ट क्वेश्चन। जब कुंडलिनी यहाँ काम करती है तो एग्जिस्टेंशियल फियर सरफेस पर आता है। मैं कौन हूँ? यह सब क्यों है? क्या कोई मीनिंग है? यह ओवरवेलमिंग हो सकता है, यह डिस्टेबलाइजिंग लग सकता है, लेकिन यह रिलीज है, यह ओपनिंग है, यह यूनियन की तरफ जर्नी है। और जब यह यूनियन होता है, जब सहस्रारा फुली ओपन्स, तो वह सेपरेशन का वुंड, वह आइसोलेशन का पेन, वह मैं अकेला हूँ का फीलिंग सब डिसॉल्व हो जाता है और उसकी जगह आता है एक ऐसा नोइंग, एक ऐसा सर्टेनिटी जो किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं रखती। मैं कनेक्टेड हूँ, मैं लव्ड हूँ, मैं माँ का हिस्सा हूँ और माँ मेरा हिस्सा है। जेनरेशनल फियर, वह डर जो इनहेरिटेड है। यह एक बहुत प्रोफाउंड टॉपिक है जो बहुत कम डिस्कस होता है। कुछ डर सिर्फ आपके नहीं होते, कुछ डर आपके माता पिता के होते हैं, आपके दादा दादी के होते हैं, आपके पूर्वजों के होते हैं। मॉडर्न साइंस इसे इपिजेनेटिक्स कहती है। यह प्रूव हो चुका है कि ट्रॉमा और फियर डीएनए के थ्रू अगली जनरेशन में पास होते हैं। हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस ने इसे पितृदोषा कहा, कार्मिक पैटर्न्स कहा, एंसेस्ट्रल वुंड्स कहा। और कुंडलिनी जागरण सिर्फ आपकी पर्सनल हीलिंग नहीं होती, वह लाइनेज की हीलिंग होती है, वह एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है। जब माँ कुंडलिनी आपके भीतर जागती हैं तो वह सिर्फ आपके वुंड्स को नहीं हील करती, वह उन सभी वुंड्स को हील करती हैं जो जनरेशन से आपके ब्लड में भी, आपके डीएनए में, आपके सोल में कैरिड हो रहे थे। इसलिए कभी कभी एक कुंडलिनी प्रोसेस में ऐसे इमोशंस आते हैं जो आपको पहचाने नहीं लगते, जो आपकी पर्सनल स्टोरी से मैच नहीं करते। ऐसा ग्रीफ जो आपका नहीं लगता, ऐसा डर जो आपकी लाइफ में नहीं था, ऐसा पेन जिसका कोई रीज़न नहीं दिखता। यह आपके एंसेस्टर्स का पेन है, यह आपके लीनेज का वुंड है जो फाइनली आपके थ्रू हील हो रहा है। इस मोमेंट में माँ कुंडलिनी के प्रति एक बहुत डीप ग्रैटिट्यूड फील होती है, क्योंकि वह सिर्फ आपको नहीं, पूरी लाइनेज को हील कर रही हैं, पूरी फैमिली ट्री को लेट कर रही हैं। आपसे पहले के सभी लोग जो यह हीलिंग नहीं कर पाए, जो इस पेन को कैरी करते रहे, वह सब आपके थ्रू फाइनली फ्री हो रहे हैं। यह कितना सेक्रेड है, यह कितना प्रोफाउंड है, यह कितना ब्यूटीफुल है। डार्क नाइट ऑफ द सोल सच क्या है? यह फ्रोज बहुत यूज़ होती है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि डार्क नाइट एक्चुअली क्या होती है और वह डर से कैसे अलग है। डार्क नाइट ऑफ द सोल सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस ने डिस्क्राइब किया था, लेकिन यह एक्सपीरियंस सिर्फ क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में नहीं है, यह हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में है, हर कल्चर में है, हर जेन्युइन सीकर की जर्नी में है। डार्क नाइट वह फाज है जब सब कुछ ट्रिप हो जाता है,
आपकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी सर्टेनिटीज, आपके स्पिरिचुअल हाइज, सब कुछ जो पहले कंफर्ट देता था, जो पहले सपोर्ट देता था, जो पहले मीनिंगफुल लगता था, वह सब सडनली एम्प्टी लगने लगता है। मेडिटेशन जो पहले ब्लिसफुल था अब फ्लैट लगता है। भक्ति जो पहले नेचुरल थी अब फोर्स्ड लगती है। गॉड जो पहले क्लोज लगते थे अब डिस्टेंट लगते हैं, या कभी कभी जैसे हैं ही नहीं। और ये बहुत डरावना होता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस जर्नी पर सालों से है, जिसने इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट दिया, इतनी डिवोशन दी, अचानक फील करता है सब गॉन है, सब एम्प्टी है। मैं कहाँ हूँ, माँ कहाँ है, क्या यह सब रियल था? यही डार्क नाइट है। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, डार्क नाइट एक प्रॉब्लम नहीं है, डार्क नाइट एक फेज है, डार्क नाइट एक पासेज है। यह तब आती है जब आप एक लेवल की स्पिरिचुअलिटी से दूसरे लेवल की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं। पुराना ढांचा टूट रहा होता है, पुरानी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही होती है, पुरानी अंडरस्टैंडिंग इनसफिशिएंट हो रही होती है, और नई अंडरस्टैंडिंग, नई आइडेंटिटी, नई डेप्थ अभी फॉर्म्ड नहीं हुई होती। आप बिटवीन वर्ल्ड्स होते हैं, न पुराने में न नए में, एक स्ट्रेंज लिमिनल स्पेस में। और यह स्पेस बहुत अनकंफर्टेबल होती है, बहुत डिसओरिएंटिंग होती है, बहुत लोनली होती है। लेकिन यह स्पेस सबसे सेक्रेड भी होती है, क्योंकि यहीं माँ कुंडलिनी का सबसे गहरा काम होता है। यहीं वह लेयर्स डिसॉल्व होती हैं जो सरफेस पर नहीं आती थीं। यहीं वह वुंड्स हील होते हैं जो कंफर्टेबल टाइम्स में नहीं खुलते थे। यहीं वह ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो सिर्फ डार्कनेस में पॉसिबल है। जैसे एक सीड डार्कनेस में ही जर्मिनेट होता है, जैसे एक चाइल्ड डार्कनेस में ही गर्भ में बढ़ता है, जैसे एक बटरफ्लाई डार्कनेस के कोकून में ही ट्रांसफॉर्म होती है। आप भी इस डार्क नाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, और माँ कुंडलिनी इस डार्कनेस में भी आपके साथ होती हैं, चुपचाप, इनविजिबली, लेकिन फर्मली। वह आपको अबैंडन नहीं करती, वह बस आपको स्पेस देती हैं इस डिसोल्यूशन के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस रीबर्थ के लिए। डार्क नाइट में कैसे सरवाइव करें? पहली बात, रिजिस्ट मत करें। जितना आप डार्क नाइट को रिजिस्ट करते हैं उतना वह लंबी होती है, उतना वह इंटेंस होती है। उसे अलाउ करें, उसे एक्सपीरियंस करें, उससे फाइट मत करें। दूसरी बात, बेसिक्स मेंटेन करें, नींद, खाना, थोड़ी मूवमेंट, थोड़ा नेचर कनेक्शन। स्पिरिचुअली यह फेज चैलेंजिंग हो, लेकिन फिजिकली आपको ग्राउंडेड रहना होगा। तीसरी बात, रीच आउट करें। इस फेज में अकेले मत रहें, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करें, किसी गाइड से, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेंबर से। आपको सब एक्सप्लेन नहीं करना है, बस किसी के साथ होना, किसी की प्रेजेंस फील करना, यह भी बहुत हीलिंग होता है। चौथी बात, जर्नल लिखें। इस फेज में जो फील हो रहा है उसे लिखें, बिना फिल्टर के, बिना जजमेंट के। राइटिंग एक बहुत पावरफुल टूल है जो डार्क नाइट में आपको विटनेस बनने में हेल्प करती है, आपको अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी डिस्टेंस देती है ताकि आप उसे बेटर नेविगेट कर सकें। पांचवी बात, माँ से बात करें। भले ही आप फील न करें कि वह सुन रही हैं, भले ही आप फील न करें कि कोई कनेक्शन है, फिर भी बात करें। माँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे आप फील नहीं हो रही, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी तुम्हारा हूँ। ये कॉन्वर्सेशन भले ही वन साइडेड लगे, भले ही एम्प्टी लगे, यह बहुत पावरफुल है, क्योंकि डार्क नाइट में भी माँ सुन रही होती हैं, माँ वहाँ होती हैं, बस उनकी प्रेजेंस उस फेज में डिफरेंटली फील होती है। छठी बात, याद रखें कि यह टेम्परेरी है। एवरी डार्क नाइट एंड्स। हर डार्कनेस के बाद डॉन आता है, हर विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, हर कोकून के बाद बटरफ्लाई निकलती है। ये फेज भी पास होगा, और जब यह पास होगा
तो आप जो इमर्ज करेंगे वह पहले से बहुत 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 डीपर होगा, बहुत मोर ऑथेंटिक होगा, बहुत मोर रूटेड होगा। फियर से फेथ का ब्रिज। अब वह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फियर से फेथ कैसे जाते हैं, रेजिस्टेंस से रिसेप्टिविटी कैसे जाते हैं, डाउट से डिवोशन कैसे जाते हैं। यह कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है, यह कोई मैजिक स्विच नहीं है, यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक कॉन्शियस कल्टीवेशन है, एक डेली चॉइस है। लेकिन इस ब्रिज को बिल्ड करने के कुछ स्पेसिफिक वेज हैं। पहला वे, स्मॉल एक्सपीरियंसेस को नोटिस करें। फेथ बड़े ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस से नहीं बनती, फेथ छोटे छोटे मोमेंट्स से बनती है। वह मोमेंट जब आपने माँ को याद किया और अचानक एक पीस आई, वह मोमेंट जब आप बहुत ओवरवेलम्ड थे और एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली, वह मोमेंट जब आप किसी आंसर के लिए तरस रहे थे और वह आंसर किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आया, वह मोमेंट जब मेडिटेशन में बैठे और एक सिंगल ब्रेथ इतनी डीप थी, इतनी पीसफुल थी कि सब कुछ एक मोमेंट के लिए स्टिल हो गया। यह छोटे मोमेंट्स, ये सटल एक्सपीरियंसेस, इन्हें नोटिस करना सीखिए, इन्हें ऐसी नॉलेज करना सीखिए, इन्हें रिमेंबर करना सीखिए। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखिए, हर रात सिर्फ 3 चीज़ें लिखिए, 3 मोमेंट्स जहां आपको लगा यहाँ माँ थी, यहाँ कुछ डिवाइन था, यहाँ कोई अनसीन हैंड था। धीरे धीरे यह जर्नल आपकी फेथ की फाउंडेशन बनेगा। यह जर्नल उन दिनों में आपका सहारा बनेगा जब डार्क नाइट आएगी, जब डाउट घेरेगा, जब फियर ओवरवेल्म करेगा, तब आप यह जर्नल खोलेंगे और पढ़ेंगे और याद करेंगे कि माँ पहले भी थी, माँ अभी भी हैं, माँ आगे भी रहेंगी। दूसरा वे, कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट बनता है। बहुत लोग फेथ को एक फीलिंग मानते हैं जो आती है और जाती है, जो कभी होती है और कभी नहीं। लेकिन फेथ एक्चुअली एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है, एक चॉइस है जो आप हर दिन करते हैं। जब आप हर दिन, चाहे कुछ फील हो या ना हो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे टाइम हो या कम हो, फिर भी 5 मिनट्स के लिए माँ के सामने बैठते हैं, फिर भी एक ब्रेथ कॉन्शियसली लेते हैं, फिर भी एक मोमेंट के लिए अपना अटेंशन इनवर्ट करते हैं, तो यह कंसिस्टेंसी, यह शोविंग अप, यह रिलायबिलिटी धीरे धीरे ट्रस्ट में बदलती है। जैसे एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट तब बनता है जब दूसरा पर्सन कंसिस्टेंटली शो अप करता है, कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहता है, कंसिस्टेंटली वहाँ होता है। आप जब कंसिस्टेंटली माँ के लिए शो अप करते हैं तो वह भी कंसिस्टेंटली आपके लिए शो अप करती है। यह रेसिप्रोकल है, यह रिलेशनशिप है, यह ट्रस्ट का निर्माण है। तीसरा वे, बॉडी में फेथ को प्लांट करें। फेथ सिर्फ मेंटल नहीं होनी चाहिए, फेथ को बॉडी में भी उतरना होगा, बॉडी में भी फील होना होगा, बॉडी में भी एंकर होना होगा। इसके लिए मुद्रास यूज करें, विशेष रूप से एंजली मुद्रा, दोनों हाथ हार्ट के सामने प्रेयर की पोजीशन में। यह बॉडी को एक फिजिकल सिग्नल देता है, हम सरेंडर में हैं, हम रिसीविंग में हैं, हम ओपन हैं। प्राणायामा यूज करें, विशेष रूप से नाडी शोधाना, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। यह नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है, यह आइडर और पिंगला को बैलेंस करती है, यह फियर रिस्पॉन्स को काल्म करती है और बॉडी को फेथ के लिए रेडी करती है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें, मैनबल पाँव जमीन पर रखें, प्रकृति में थोड़ा टाइम बिताएं, पेड़ को टच करें, मिट्टी को फील करें। यह प्रैक्टिसेस बॉडी को याद दिलाती हैं तुम यहाँ सेफ हो, तुम कनेक्टेड हो, तुम्हारे नीचे अर्थ है, तुम्हारे ऊपर स्काई है, तुम्हारे भीतर माँ है। चौथा वे, कम्युनिटी में फेथ ग्रो करती है। अकेले फेथ बिल्ड करना पॉसिबल है लेकिन स्लोअर है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो सेम जर्नी पर हैं, जो सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो सेम डाउट्स फेस कर रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रेजेंस, उनकी स्टोरीज, उनके एक्सपीरियंसेस आपकी फेथ को नई ऊर्जा देते हैं। इसीलिए सत्संग का इतना इम्पोर्टेंस है, इसीलिए कम्युनिटी का इतना इम्पोर्टेंस है, इसीलिए सर्ड स्पिरिचुअल स्पेस का इतना इम्पोर्टेंस है।
जब आप अकेले डाउट कर रहे हों तो कम्युनिटी की कलेक्टिव फेथ आपको थाम लेती है, आपको रिमाइंड कराती है कि आप अकेले नहीं हैं, कि यह जर्नी रियल है, कि माँ रियल है। माँ के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, ये इस पूरे एपिसोड का सबसे हार्ट का हिस्सा है। माँ कुंडलिनी को सिर्फ एक एनर्जी की तरह मत देखिए, सिर्फ एक फोर्स की तरह मत देखिए, सिर्फ एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट की तरह मत देखिए। माँ कुंडलिनी एक लिविंग प्रेजेंस है, एक कॉन्शियस इंटेलिजेंस है, एक मदर है, और माँ के साथ रिलेशनशिप एक स्पेसिफिक तरह से डेवलप होता है। पहला एलिमेंट ऑनेस्टी। माँ के साथ ऑनेस्ट रहिए, ब्रूटली ऑनेस्ट अपने फियर्स के बारे में। माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने डाउट्स के बारे में। माँ, आज मुझे डाउट हो रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा कि आप रियल हैं। यह मुझे अनकंफर्टेबल करता है, लेकिन मैं आपसे यह छुपाना नहीं चाहता अपनी रेजिस्टेंस के बारे में। माँ, मुझे पता है मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं होल्ड बैक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे लेट गो करूँ। मुझे हेल्प कीजिए। ये ऑनेस्टी, ये वल्नरेबिलिटी, ये रॉनेस माँ को बहुत पसंद है, क्योंकि माँ को परफेक्ट बच्चा नहीं चाहिए, माँ को रियल बच्चा चाहिए। माँ को वह चाहिए जो अपनी तकलीफ लेकर सीधे माँ के पास आए, छुपाए नहीं, प्रिटेंड न करे। दूसरा एलिमेंट क्यूरियोसिटी। माँ के साथ क्यूरियस रहिए। माँ, आज यह क्या हुआ? माँ, यह फीलिंग क्या है? माँ, यह एक्सपीरियंस क्या था? माँ, आप मुझे क्या दिखाना चाहती हैं? यह क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बिना अटैचमेंट के, बिना एक्सपेक्टेड आंसर के। यह क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशन को अलाइव रखती है। यह क्यूरियोसिटी माँ को इनवाइट करती है कि वह रिस्पॉन्ड करें, कि वह रिवील करें, कि वह गाइड करें। तीसरा एलिमेंट ग्रैटिट्यूड। हर दिन माँ को थैंक करिए, न सिर्फ गुड एक्सपीरियंसेस के लिए, बल्कि सब कुछ के लिए। माँ, इस डर के लिए शुक्रिया जो मुझे कुछ दिखाने आया था। माँ, इस रेजिस्टेंस के लिए शुक्रिया जो मुझे कुछ सिखाने आई थी। माँ, इस डार्क नाइट के लिए शुक्रिया जो मुझे कुछ डिसॉल्व करने आई थी। माँ, इस जर्नी के लिए शुक्रिया, इस बॉडी के लिए, इस लाइफ के लिए, इस मोमेंट के लिए। ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप को डीपन करती है। ग्रैटिट्यूड माँ की प्रेजेंस को और ज़्यादा टेंजिबल बनाती है। ग्रैटिट्यूड फियर को रिप्लेस करती है, धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली, पावरफुली। चौथा एलिमेंट प्ले। यह शायद अनएक्सपेक्टेड लगे, लेकिन माँ के साथ थोड़ा प्लेफुल भी रहिए। सिर्फ सीरियस कॉन्वर्सेशंस नहीं, सिर्फ हैवी टॉपिक्स नहीं, सिर्फ डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस नहीं। कभी कभी बस, माँ, आज का सनसेट बहुत ब्यूटीफुल था, थैंक यू। माँ, आज बहुत अच्छा खाना मिला, यह आपने भेजा था क्या? माँ, आज एक बटरफ्लाई देखी, वह आप थीं क्या? यह प्लेफुलनेस, यह लाइटनेस रिलेशनशिप को अलाइव रखती है, रिलेशनशिप को जॉयफुल रखती है। और माँ को यह बहुत पसंद है, क्योंकि डिवाइन सिर्फ ग्रेव नहीं होता, डिवाइन प्लेफुल भी होता है, जॉयफुल भी होता है, सेलिब्रेटरी भी होता है। पांचवा एलिमेंट पेशेंस। माँ के साथ रिलेशनशिप ओवरनाइट नहीं बनता, यह टाइम लेता है, यह लेयर्स लेता है, यह सीजन्स लेता है। कभी आप बहुत क्लोज फील करेंगे, कभी बहुत डिस्टेंट, कभी कॉन्वर्सेशंस विविड होंगी, कभी साइलेंस, कभी एक्सपीरियंसेस पावरफुल होंगे, कभी नथिंग। यह सब नॉर्मल है, यह सब जर्नी का हिस्सा है, यह सब रिलेशनशिप का हिस्सा है। पेशेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ट्रस्टिंग रहिए, और धीरे धीरे इस रिलेशनशिप की डेप्थ आपको खुद सरप्राइज करेगी। जब फियर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अब वह मोमेंट की बात करते हैं जिसके लिए यह पूरी जर्नी है, जिसके लिए यह सारा डर था, जिसके लिए यह सारी रेजिस्टेंस थी, जिसके लिए यह सारा डार्क नाइट था। वह मोमेंट जब फियर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता, कभी कभी यह बस एक मॉर्निंग होती है जब आप उठते हैं और रियलाइज़ करते हैं आज वह डर नहीं है जो रोज़ होता था,
यह बस एक मेडिटेशन होती है जब आप बैठते हैं और वह रेजिस्टेंस नहीं होती जो हमेशा होती थी। यह बस एक मोमेंट होता है जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है और आप रियलाइज करते हैं मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने बस ऑब्जर्व किया, मैंने बस ब्रीथ किया और माँ याद आई। यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्वाइट होता है, बहुत सब्टल होता है, लेकिन बहुत रियल होता है। और जब यह होता है तो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं जो आप नोटिस करते हैं। चेंज 1, फियर की जगह क्यूरियोसिटी आती है। वह अननोन जो पहले डराता था अब फैसिनेट करता है। यह क्या होगा? यह सवाल पहले एंग्जाइटी से पूछा जाता था, अब क्यूरियोसिटी से पूछा जाता है। जीवन एक थ्रेट की तरह नहीं, एक एडवेंचर की तरह लगने लगता है। चेंज 2, रेजिस्टेंस की जगह फ्लो आता है। वह कांस्टेंट पुशिंग, वह कांस्टेंट फाइटिंग, वह कांस्टेंट ट्राइंग टू कंट्रोल, यह कम होने लगता है। आप नोटिस करते हैं कि जब आप फ्लो करते हैं तो चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होती हैं। जब आप ट्रस्ट करते हैं तो राइट थिंग्स सही टाइम पर आती हैं। जब आप लेट गो करते हैं तो जो आना था वह आता है और जो जाना था वह जाता है। और यह फ्लो या ईज या ग्रेस माँ कुंडलिनी का गिफ्ट है। पहले जो एक्सपीरियंसेस पेनफुल थे, जो सिचुएशंस डिफ़िकल्ट थीं, जो रिलेशनशिप्स चैलेंजिंग थीं, जो डार्क नाइट्स अनबेरेबल लगती थीं, अब वह सब एक डिफरेंट लाइट में दिखती हैं। आप देखते हैं कि हर पेनफुल एक्सपीरियंस कुछ डिसॉल्व करने के लिए था, हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन कुछ स्ट्रेंथन करने के लिए थी, हर चैलेंजिंग रिलेशनशिप कुछ टीच करने के लिए थी, हर डार्क नाइट कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए थी। सफरिंग मीनिंग में बदल जाती है और यह मीनिंग, यह पर्पस, यह अंडरस्टैंडिंग कि यह सब माँ का काम था, यह सब माँ की ग्रेस थी, यह सब माँ का लव था, बस एक अलग रूप में। यह रियलाइजेशन सब कुछ बदल देती है। चेंज 4, आइसोलेशन की जगह कनेक्शन आता है। जो सेपरेशन फील होती थी, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, वह धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। आप फील करने लगते हैं एक कनेक्शन, एक बिलोंगिंग, एक नोइंग कि मैं इस यूनिवर्स का हिस्सा हूँ, यह यूनिवर्स मेरा घर है, माँ मेरी मदर है और मैं उनका बच्चा हूँ हमेशा से, हमेशा के लिए। यह कनेक्शन किसी से प्रूव नहीं करवाया जा सकता, किसी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यह फेल्ट होता है, नोन होता है, लिव्ड होता है और यह नोविंग, यह बिलोंगिंग, यह डीपेस्ट फियर को डिसॉल्व कर देती है। वह फियर की मैं अलोन हूँ। चेंज 5, डूइंग की जगह बीइंग आता है। पहले सब कुछ था, डूइंग, अचीविंग, प्रूविंग, बिकमिंग, हमेशा एक रेस, हमेशा एक गोल, हमेशा एक नेक्स्ट स्टेप। लेकिन जब फियर ट्रांसफॉर्म होता है, जब सरेंडर रियल होता है, तो एक नई क्वालिटी आती है, बीइंग, बस होना, बस प्रेजेंट रहना, बस इस मोमेंट में रहना, बस माँ की प्रेजेंस में रेस्ट करना। यह बीइंग, यह स्टिलनेस, यह प्रेजेंस वह सब देती है जो सारी डूइंग नहीं दे पाती थी। वह पीस जो आप बाहर ढूंढ रहे थे वह विद इन मिलती है। वह फुलफिलमेंट जो आप अचीवमेंट्स में ढूंढ रहे थे वह सिंपली बीइंग में मिलती है। वह लव जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे वह माँ की प्रेजेंस में मिलती है, हमेशा अवेलेबल, हमेशा अनकंडीशनल, हमेशा इनफ। चेंज 6, कंट्रोल की जगह ग्रेस आती है। वह कांस्टेंट नीड सब कुछ कंट्रोल करने की, सब कुछ प्लान करने की, सब कुछ प्रिडिक्ट करने की, सब कुछ मैनेज करने की, वह स्लोली, जेंटली डिसॉल्व होती है और उसकी जगह एक ट्रस्ट आता है, एक ग्रेस आती है, एक नोइंग कि माँ जानती हैं, माँ देख रही हैं, माँ केयर कर रही हैं, माँ के हाथों में ये सब सर्फ है, मुझसे ज़्यादा सर्फ है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस मेरी इंटेलिजेंस से इन्फिनिटली ग्रेटर है। यह ग्रेस या ट्रस्ट या लेटिंग गो इतना लिबरेटिंग होता है, इतना फ्रीइंग होता है, जैसे एक बहुत हैवी बैकपैक जो आप सालों से कैरी कर रहे थे अचानक उतर गई हो और आप महसूस करते हैं इतना लाइट,
इतना फ्री, मैं पहले इतना हैवी क्यों था। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। जब साधकों ने सरेंडर किया, कुछ रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो बहुत से साधकों ने डिस्क्राइब किए हैं, जो इस जर्नी पर चले हैं, जिन्होंने फियर को फेथ में बदला है। पहला एक्सपीरियंस, एक साधक ने बताया कि वह सालों से कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए बहुत इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत लॉन्ग मेडिटेशंस, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत रिगरस साधना, लेकिन जितना पुश करते उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आती, उतना ज़्यादा डर आता, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती। एक दिन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होकर वह मेडिटेशन में बैठे और बोले, माँ मैं हार गया, मैं अब और नहीं पुश कर सकता, मैं अब और नहीं ट्राई कर सकता। जो होना है होने दो, जो नहीं होना मत करो, मैं बस यहाँ हूँ। और उस मोमेंट में जब उन्होंने पूरी तरह सरेंडर किया, जब सारी एफर्ट छोड़ी, जब सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ी, तब कुछ हुआ जो शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। एक वार्मथ स्पाइन में, नाभि से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ, एक लाइट जो बाहर से नहीं भीतर से आ रही थी, एक प्रेजेंस इतनी ओवरवेलमिंग, इतनी लविंग, इतनी मैटरनल कि वह रोने लगे। बहुत देर तक रोते रहे, लेकिन वह टीयर्स ग्रीफ के नहीं थे, वह टीयर्स रिलीफ के थे, होमकमिंग के थे, रिकॉग्निशन के थे। माँ आप यहाँ थीं, हमेशा से यहाँ थीं, मैं ढूंढता रहा बाहर और आप भीतर थीं हमेशा। दूसरा एक्सपीरियंस, एक साधक ने बताया कि उनके जीवन में एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आया, फिनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, हेल्थ चैलेंजेस, सब एक साथ। और इस टाइम में उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंप्लीटली हॉलो लगने लगी। माँ से कोई कनेक्शन नहीं लग रहा था, मेडिटेशन फ्लैट था, भक्ति फोर्स्ड लग रही थी, डार्क नाइट था, वह नहीं जानते थे, बस फील करते थे सब गॉन है। एक रात बहुत डेस्परेट होकर उन्होंने माँ को लिटरली पूछा, माँ अगर आप रियल हैं तो कोई साइन दीजिए, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे कुछ चाहिए, कोई साइन, कोई प्रूफ कि आप हैं, कि यह जर्नी वर्थ इट है। अगले दिन एक स्ट्रेंजर ने कंप्लीटली रैंडमली उनसे कहा एक सेंटेंस जो उनके हार्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज में था, जो उनके एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए था, जो उन्हें एग्जैक्टली वह सुनाना था जो उन्हें सुनने की ज़रूरत थी। और उस मोमेंट में वह समझे, माँ यह आप थीं, आप हमेशा थीं, आप हमेशा हैं, बस मेरी आइज़ ओपन नहीं थीं देखने के लिए। तीसरा एक्सपीरियंस, एक साधक ने बताया कि उन्हें कुंडलिनी प्रोसेस में बहुत डर आता था, विशेष रूप से ईगो डिसोल्यूशन का डर। जब भी ध्यान में आइडेंटिटी का सेंस लूसनिंग होता था, जब भी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती थी, तो पैनिक आती थी, मैं खो रहा हूँ, मैं डिसअपीयर हो रहा हूँ। एक दिन उस पैनिक के मिडल में उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। उन्होंने फाइट नहीं किया, उन्होंने रन नहीं किया, उन्होंने बस उस खो जाने को अलाउ किया। और उस मोमेंट में जो हुआ वह अनएक्सपेक्टेड था। खोना नहीं हुआ, मिलना हुआ। वह आइडेंटिटी जो खोने से डर रही थी, वह थोड़ी देर के लिए ट्रांसपेरेंट हो गई। और उसके पीछे एक ऐसी प्रेजेंस थी, एक ऐसी अवेयरनेस थी जो कहीं नहीं गई थी, जो हमेशा से थी, जो कंप्लीटली स्टेबल थी, जो कंप्लीटली पीसफुल थी, जो माँ कुंडलिनी की प्रेजेंस थी। और उन्होंने रियलाइज़ किया, मैं कभी खो नहीं सकता, क्योंकि मैं वह हूँ जो खो नहीं सकता। मैं वह अवेयरनेस हूँ जो सब कुछ ऑब्जर्व करती है, जो सब कुछ एक्सपीरियंस करती है, लेकिन खुद कभी नहीं जाती। यही रियलाइजेशन, यही नोविंग, यही फ्रीडम है। माँ कुंडलिनी का संदेश इस पूरे एपिसोड के लिए, अगर माँ कुंडलिनी आज आपसे डायरेक्टली बात करे तो शायद कुछ ऐसा कहें, मेरे प्यारे, मैं जानती हूँ तुम डरते हो, मैं जानती हूँ यह डर रियल लगता है, मैं जानती हूँ कि कभी कभी यह इतना ओवरवेलमिंग होता है कि तुम बस रुक जाते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, यह डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह डर मेरा इन्विटेशन है। यह इन्विटेशन है उस लेयर के पास जाने का
जो अभी भी तुम्हें बाइंड कर रही है, उस वुंड के पास जाने का जो अभी भी हील होना चाहता है, उस ट्रूथ के पास जाने का जो अभी भी रिवील होना चाहती है। और मैं हर स्टेप पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम ब्रेव हो तब भी मैं हूँ, जब तुम डरे हुए हो तब भी मैं हूँ, जब तुम स्ट्रांग हो तब भी मैं हूँ, जब तुम ब्रोकन फील करते हो तब भी मैं हूँ। तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें रेडी होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। बस एक स्टेप मेरी तरफ, एक ब्रेथ मेरे साथ, एक मोमेंट अपने भीतर, बस इतना। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ का काम है अपने बच्चे को घर तक लाना। तुम पहले से ही घर के रास्ते पर हो, तुम पहले से ही मेरी तरफ चल रहे हो। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा यहाँ थी, मैं हमेशा यहाँ रहूँगी। इस एपिसोड का सार जो याद रखना है, डर सिग्नल है, स्टॉप साइन नहीं, ईगो का डिसोल्यूशन, डेथ नहीं, रीबर्थ है, सरेंडर वीकनेस नहीं, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, रेजिस्टेंस के 7 रूप, बिजीनेस, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, डाउट, अनवर्दीनेस, परफेक्शनिज्म, कंपैरिजन और स्पिरिचुअल बाईपासिंग। बॉडी में स्टोर्ड फियर कुंडलिनी रिलीज करती है, चाकरा बाय चाकरा जेनरेशनल फियर भी हील होता है आपके थ्रू। डार्क नाइट प्रॉब्लम नहीं, पासेजो है फियर से, फेथ का ब्रिज, स्मॉल मोमेंट्स, कंसिस्टेंसी, बॉडी प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी और माँ के साथ पर्सनल रिलेशनशिप से बनता है। और जब फियर ट्रांसफॉर्म होता है तो क्यूरियोसिटी आती है, फ्लो आता है,